ओके बच्चों, मैं योगेश त्यागी फिजिक्स लेक्चरर टैगोर शिक्षा समिति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th RBSC हिंदी मीडियम के बच्चों का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो सरल रेखा में गति पढ़ने से पहले कुछ मुख्य बिंदुओं पर हम प्रकाश डालेंगे, कुछ छोटी छोटी बातों को हम समझेंगे, तब जाकर के हम सामान्यतः सरल रेखा में गति को सीख पाएंगे। ये चैप्टर बड़ा महत्वपूर्ण है बेटा अपने भौतिक विज्ञान की दृष्टि से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स। यांत्रिकी क्या है या मैकेनिक्स क्या है, तो मैं आपको बता दूं बेटा कि ये भौतिक विज्ञान की एक शाखा है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पिंड की स्थिति व गति का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी पिंड की गति या स्थिति का अध्ययन किया जाता है उसे हम यांत्रिकी कहते हैं। यांत्रिकी के दो भाग होते हैं बेटा, एक भाग होता है स्थैतिकी और एक होता है बेटा गतिज विज्ञान। जैसा कि नाम से पता लग रहा है, स्थैतिकी का मतलब ये है कि इसके अंतर्गत हम किसी वस्तु जो है, सुनिए ध्यान से, इसके अंतर्गत हम विराम अवस्था में या स्थिर अवस्था में पिंड की स्थिति का अध्ययन करते हैं, यानी जब कोई पिंड विराम या स्थिर अवस्था में होता है तब उसकी स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इसे हम स्थिति विज्ञान भी कहते हैं। यानी स्थिर अवस्था में वस्तु का अध्ययन करने की जो शाखा है उसे यांत्रिकी की शाखा स्थैतिकी कहते हैं। गतिज विज्ञान बेटा यानी इसके अंतर्गत किसी गतिमान पिंड की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। नाम से पता लग रहा है गतिज यानी गतिमान पिंड की स्थिति का अध्ययन किया जाए तो ये गतिज विज्ञान कहते हैं। ये दो प्रकार का होता है। फिर नंबर 1 शुद्ध गतिज विज्ञान। शुद्ध गतिज विज्ञान होता है बेटा जिसमें हम किसी पिंड की स्थिति और उसकी गति के बारे में अध्ययन तो करते हैं, लेकिन गति किन कारकों के कारण हो रही है या गति किन कारणों के कारण संभव हुई है इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अर्थात शुद्ध गतिज विज्ञान गति के कारणों के बारे में नहीं बताता है। और नंबर 2 बल गतिकी। इसके अंतर्गत भी हम किसी वस्तु की स्थिति या गति का अध्ययन करते हैं, लेकिन साथ साथ गति किस कारण से हुई है उन कारणों का अध्ययन भी हम विज्ञान की बल गतिकी शाखा में किया जाता है। तो ये तो बात थी बेटा कुछ बेसिक परिभाषाओं की। अब हम बात कर लेते हैं निर्देश तंत्र की। अगला टॉपिक है बेटा अपना जिसका नाम है निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र जिसको कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। निर्देश तंत्र क्या है बेटा, समझिए ध्यान से। यदि एक ऐसा तंत्र या निकाय या आकाश, एक ऐसा तंत्र या निकाय या आकाश जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ऐसा तंत्र या निकाय या आकाश जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति का अध्ययन किया जाता है उसे हम निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र तीन प्रकार का होता है। निर्देश तंत्र 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 कार्तीय निर्देश तंत्र। कार्तीय निर्देश तंत्र, कार्टिजन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
नंबर 2 होता है ध्रुवीय निर्देश तंत्र यानी पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, और तीसरा होता है बेटा बेलनाकार निर्देश तंत्र यानी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हम 11th में ज़्यादातर ये पढ़ेंगे कार्तीय निर्देश तंत्र। इन दोनों का 11th क्लास में खास कोई योगदान नहीं है। तो आइए बेटा कार्तीय निर्देश तंत्र को पढ़ते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र क्या होता है? कार्तीय निर्देश तंत्र वह तंत्र है जिसमें किसी वस्तु की स्थिति को x, y और z निर्देशांकों द्वारा व्यक्त किया जाए। x, y और z निर्देशांकों द्वारा व्यक्त किया जाए, उसे कार्तीय निर्देश तंत्र कहते हैं। कार्तीय निर्देश तंत्र 2 प्रकार का होता है बेटा। नंबर 1 है द्विविमीय निर्देश तंत्र यानी 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। द्विविमीय जिसकी 2 विमाएँ हों, तो कैसे पढ़ेंगे इसको? एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें 2 अक्ष परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती हों। 2 अक्ष परस्पर लंबवत एक दूसरे को काटती हों, इसे कहेंगे x अक्ष और इसे कहेंगे y अक्ष। 2 अक्ष परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती हों, इन दोनों अक्षों का कटान बिंदु इसका क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है। इसे कहते हैं बेटा मूल बिंदु, या इसे कहते हैं ओरिजिन। मूल बिंदु, दोनों अक्षों का कटान बिंदु क्या कहलाता है? मूल बिंदु। इसमें अगर कोई पिंड है जिसकी स्थिति को किससे लिखा जा रहा है? P से, और x, y अगर इसके निर्देशांक हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा? x है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? y है। अगर ये x है तो ये भी क्या है? x है, और ये यदि y है तो ये भी क्या है? ये y, ये भी y, ये x तो ये x। तो सुनिए बेटा, जिसमें किसी बिंदु P के x और y जो आपको दिख रहे हैं, इनको कहते हैं निर्देशांक। x और y निर्देशांक कहलाते हैं। जिसमें x क्या होता है? x बराबर होता है y अक्ष के लंबवत दूरी, y अक्ष के लंबवत दूरी, राइट। और y बराबर क्या होता है बेटा? ये होता है x अक्ष के, देखो x बराबर क्या है? y अक्ष के लंबवत दूरी, और y बराबर क्या है बेटा? x अक्ष के लंबवत दूरी। ये होता है अपना द्विविमीय निर्देश तंत्र, राइट बेटा। अब बात आती है नंबर 2, दूसरे नंबर पर आता है त्रिविमीय निर्देश तंत्र। कौन सा बेटा? अगला आता है त्रिविमीय निर्देश तंत्र। इसमें 3 अक्ष होती हैं जो परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती हैं। तो देखिए कैसे। तीन अक्ष होती हैं इसमें 3 अक्ष हैं बेटा। एक अक्ष तो अपने पास ये है x, ये एक अक्ष हमारे पास ये है बेटा y, और एक अक्ष हमारे पास ये है बेटा z। ये तीनों अक्ष परस्पर एक दूसरे के क्या हैं? लंबवत हैं। देखिए कैसे हैं बेटा, ये ऐसे हैं कि अगर ये x है
देखो इधर ध्यान से, ये x है और ये y है, तो ये अपने पास कौन सी होगी, z अक्ष। तो ये 3 अक्ष होती हैं जो परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, यानी ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये आपस में 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर देखिए तीनों अक्ष जिस बिंदु पर काटती हैं इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ये इसका क्या है, मूल बिंदु। और अगर ये कोई बिंदु P है तो इसके 3 निर्देशांक होंगे x, y, z। यहाँ से x, y, z कौन कौन सी दूरियां हैं बेटा, देखिए ये तो है यहाँ से यहाँ तक x, और ये है बेटा यहाँ से यहाँ तक y, और ये होगी z। ये क्या होगी, z। x, y, z, ये x है यानी इसकी लंबाई, ये y इसकी चौड़ाई और z इसकी ऊंचाई है। जैसे एक क्यूब आता है ना, एक घन आता है, या एक माचिस की डिब्बी है, तो माचिस की डिब्बी में क्या होती है, एक तो होती है लंबाई, एक होती है चौड़ाई और एक होती है ऊंचाई। तो ये तीनों किसको बता रही है, x, y, z को। तो ये तो था द्विविमीय था, और ये क्या था, त्रिविमीय निर्देश तंत्र था। अब हम बात कर लेते हैं कि विराम अवस्था क्या होती है। देखिए विराम का मतलब है रेस्ट। विराम का मतलब रेस्ट है। इसका मतलब है यदि किसी पिंड की स्थिति किसी भी निर्देश तंत्र के सापेक्ष नहीं बदलती है, यानी वह वस्तु जहाँ है समय के साथ यदि वहीं पर रहती है, तो ऐसी स्थिति में उस वस्तु को बोलेंगे विराम अवस्था। क्या बोलेंगे बेटा, विराम अवस्था। यानी अगर किसी पिंड की स्थिति समय के साथ नहीं बदलती है, या किसी पिंड की स्थिति किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष नहीं बदलती है, तो उसे कहते हैं विराम अवस्था। फिर आता है गति। गति का मतलब है बेटा मोशन। मोशन साफ पता लग रहा है। मोशन का मतलब है कि यदि किसी पिंड की स्थिति किसी निर्देश तंत्र के सापेक्ष बदलती है, तो ऐसी स्थिति में उसे हम क्या कहते हैं, गति की अवस्था में कहते हैं, या वह वस्तु गति कर रही है। या ऐसे कह सकते हैं कि यदि किसी वस्तु की स्थिति समय के साथ बदलती है, तो उसे कहते हैं गति की अवस्था में। जैसे किसी समय पर कहीं थी, अगले समय पर कहीं चली गई, और अगले समय पर और कहीं चली गई, तो वस्तु गति की अवस्था में है। और यदि सभी समयों पर वस्तु वहीं की वहीं है, तो वो विराम अवस्था है। राइट बेटा। अब गति हमारे पास 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 एक विमीय गति। एक विमीय गति यानी 1 डायमेंशनल मोशन। एक विमीय गति का मतलब है ऐसी गति जिसमें केवल किसी पिंड की एक विमा बदलती हो, यानी केवल एक राशि का मान बदलता हो, तो उसे क्या कहते हैं, एक विमीय गति। जैसे सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, तो सीधी सड़क पर जा रहा है तो केवल एक विमा बदल रही है, यानी सीधी रेखा में केवल एक राशि बदल रही है, एक विमीय गति। जैसे सीधी सड़क पर किसी वाहन की गति, या मुक्त रूप से गिरते हुए किसी पिंड की गति। अगर छत से किसी पिंड को आप छोड़ दोगे तो कैसा आएगा, सीधी रेखा में। तो केवल इसका कितना मान बदल रहा है, एक मान बदल रहा है। जैसे यहाँ 5 था, फिर 10 हो गया, 15 हो गया, 20 हो गया, यानी इधर कोई मान नहीं बदल रहा, केवल एक दिशा में बदल रहा है। इसलिए इसको कहते हैं बेटा एक विमीय गति। राइट बेटा। जैसे मैंने आपको उदाहरण बता दिया, सीधी सड़क पर वाहन की गति। दूसरा बताया मुक्त रूप से गिरते पिंड की गति, ये दूसरा था। अब आता है नंबर 2 द्विविमीय गति। एक विमीय गति में जब कोई पिंड एक सीधी रेखा पर गति करता है तो एक विमीय गति कहलाती है। द्विविमीय गति जब पिंड
जब पिंड किसी समतल में गति करता है, समतल में गति करता है, जैसे वृत्ताकार पथ पर गति। अगर कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है तो वो उसकी क्या कहलाती है? द्विविमीय गति। जैसे फुटबॉल का खिलाड़ी जब मैदान पर भागता है तो उसकी गति द्विविमीय गति होती है। दूसरा होता है बिलियर्ड गेंद की गति। बिलियर्ड गेंद क्या होती है बेटा? आपने देखा हो जो ज़्यादा रईस होते हैं या पैसे वाले होते हैं, आपने देखा होगा टीवी में, वो एक लकड़ी के बोर्ड पर कुछ क्या पड़ी होती है? गेंदें पड़ी होती है और एक स्टिक होती है, स्टिक से यूं निशाना लगा करके यूं मारते हैं। उन गेंदों को क्या कहते हैं? बिलियर्ड गति। तो वो किस पर? एक समतल पर गति करती हैं, तो इस गति को हम क्या कहते हैं? द्विविमीय गति। त्रिविमीय गति बेटा, जब कोई पिंड आकाश में गति करता हो, स्पेस में आकाश में गति करे तो उसकी गति त्रिविमीय गति कहलाएगी। जैसे पतंग की गति कैसी है बेटा? त्रिविमीय गति है। और किसी कीट की गति, किसी इंसेक्ट्स यानी कीट, जैसे मक्खी, कीट की गति, जैसे आप कह सकते हैं कि मक्खी, जैसे भी लिखते हो पता नहीं मुझे, मक्खी जो है, जो अभी मेरे सामने कर रही है मोशन, ये इसका मोशन कैसा है? त्रिविमीय है। तो इस गति को क्या कहते हैं? त्रिविमीय गति कहते हैं। तो मुझे लगता है आपको गति समझ में आ गई। अगले टॉपिक में हम बात कर लेते हैं। अब यहाँ से आपकी फिजिक्स स्टार्ट हो रही है, अब ध्यान से समझें। अब बात करते हैं हम दूरी। दूरी किसे कहते हैं? तो आइए बेटा दूरी को समझ लेते हैं। दूरी क्या है? किसी पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई। पिंड द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। अगर कोई पिंड कोई भी पथ जो तय कर रहा है, उसकी जो कुल लंबाई है वही उसकी क्या कहलाएगी? दूरी। देखिए इसके कुछ बिंदु समझते हैं। पहला, इसे x या s से व्यक्त करते हैं, राइट बेटा। दूसरा पॉइंट, x या s से व्यक्त करते हैं, ये इसका पहला पॉइंट है। दूसरा, इसका मात्रक मीटर होता है। अगला, यह एक अदिश राशि है, राइट बेटा। अगला, इसकी विमा क्या होगी बेटा? m0 L1 T0, या केवल इसको लिख सकते हैं L1, इसकी विमा है। अगला, इसका मान गतिमान वस्तु के लिए धनात्मक होता है। अगला बेटा, दूरी की बात करें, यह दो बिंदुओं के मध्य इसके अनंत पथ हो सकते हैं। कैसे बेटा?
अगर मुझे इस बिंदु से इस बिंदु तक जाना है तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए हम क्या गए, ऐसे यहाँ भी जा सकते हैं, यूँ भी जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे कैसे भी जाया जा सकता है। इसलिए दो बिंदुओं के मध्य इसके अनंत पथ हो सकते हैं, किसके बेटा, दूरी के। और अगला पॉइंट है कि जो दूरी है बेटा, यह दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर करती है, पथ पर निर्भर करती है। मतलब मैं अगर इस पथ पर गया हूँ तो इसकी दूरी इस पथ की लंबाई होगी, और मैं इस पथ पर गया हूँ तो दूरी इस पथ की लंबाई होगी। यानी यह पथ पर निर्भर करती है कि आप गए कैसे हो, आप सीधे सीधे गए हो या घूम के गए हो। अगर आप घूम के गए हैं तो पथ की लंबाई कुछ और है, सीधे गए हैं तो कुछ और है। इसलिए इसका मान पथ की लंबाई यानी पथ पर निर्भर करता है। राइट बेटा। तो ये कुछ बिंदु थे किसके बारे में, दूरी के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं विस्थापन। विस्थापन क्या होता है बेटा, विस्थापन होता है किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य पिंड द्वारा, फिर सुनना, किन्हीं दो बिंदुओं के मध्य पिंड द्वारा सीधी रेखा में तय की गई न्यूनतम दूरी। ये नहीं, देखो फिर सुन लें, किसी दो बिंदुओं के मध्य किसी पिंड द्वारा सीधी रेखा में तय की गई दूरी या तय किया गया पथ विस्थापन कहलाता है। दो बिंदुओं के मध्य पिंड द्वारा सीधी रेखा में तय किया गया पथ क्या कहलाता है बेटा, ये कहलाता है विस्थापन। इसमें यूं नहीं जा सकते, यदि आप जाओगे भी तो वो उसका विस्थापन नहीं होगा। इसमें क्या चलना है, बिल्कुल सीधा। क्या चलना है, बिल्कुल सीधा। तो अब सुनिए, इसके लिए पॉइंट पढ़ें तो इसे एक्स वेक्टर या स्मॉल आर वेक्टर से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रक भी मीटर होता है। इसकी विमा भी m0, L1, T0 या L1 भी लिख सकते हैं, होती है। और यह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है बेटा, सदिश राशि है। इसका मान गतिमान वस्तु के लिए, सुनिए बेटा, मैंने क्या बोला, इसका मान गतिमान वस्तु के लिए कैसा होता है, धनात्मक। जबकि इसका मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो बेटा शून्य कब होगा, जब कोई वस्तु जहाँ से चले और लौटकर वहीं आ जाए। तो दो बिंदु जब एक ही जगह हो जाएंगे तो दोनों बिंदुओं के बीच की जो सीधी दूरी है वो 0 हो जाएगी। राइट। और यदि धनात्मक का मतलब है कि यदि कोई वस्तु किसी धनात्मक दिशा में अगर दी गई दिशा में आगे की ओर गतिमान है तो उसे क्या कहेंगे, धनात्मक विस्थापन। और यदि कोई वस्तु दी गई दिशा के विपरीत दिशा में अर्थात पीछे की ओर गतिमान है तो उसे कहेंगे ऋणात्मक विस्थापन। अगला है इसका पथ जो होता है, जैसे दो बिंदुओं के मध्य इसके अनंत पथ होते थे, लेकिन इसका पथ सिर्फ एक ही होता है यानी अद्वितीय होता है। इसका पथ अद्वितीय होता है यानी एक के अलावा दूसरा हो ही नहीं सकता है। मतलब अगर ये बिंदु और ये बिंदु है, यहाँ से चल के यहाँ पहुँचना है तो इसका पथ सिर्फ यही होगा, कोई दूसरा पथ हो ही नहीं सकता है विस्थापन के लिए। राइट बेटा। और अगला, यह दो बिंदुओं के मध्य पथ पर निर्भर नहीं करता है। यह पथ पर निर्भर नहीं करता है, यह पिंड की प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पर निर्भर करता है। यानी वो पहले कहाँ था और अंत में कहाँ है वो इस पर निर्भर करता है। ये प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों पर निर्भर नहीं करता है। राइट बेटा। तो ये बात थी किसकी,
दूरी और विस्थापन की। अब दूरी और विस्थापन में अपन अंतर पढ़ लेते हैं। आइए बेटा, दूरी और विस्थापन की तुलना। ज़्यादातर तो मैं बता चुका हूँ, फिर भी दूरी व विस्थापन की तुलना। सुनिए बेटा, दूरी और विस्थापन की तुलना में पहला पॉइंट आता है कि विस्थापन का परिमाण। जैसे अगर कोई व्यक्ति एक बिंदु से बी बिंदु तक, ए से बी तक अगर सीधा ही चलता है, सिर्फ एक ही रास्ता है ए से बी तक पहुंचने का सीधा, तो यही तो इसका क्या है बेटा, विस्थापन है, और यही इसकी क्या है, दूरी है। लेकिन दूरी तो ये भी हो सकती है, दूरी ये भी हो सकती है, और दूरी ये भी हो सकती है, और दूरी ये भी हो सकती है, लेकिन विस्थापन एक ही है। इसका मतलब विस्थापन का मान हमेशा दूरी से क्या होगा, कम। लेकिन अगर वस्तु सीधी रेखा में गई है तो ऐसी स्थिति में दूरी का मान विस्थापन के बराबर भी हो सकता है। मतलब ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे लिख दो, दूरी का मान बड़ा होगा या बराबर होगा किसके, विस्थापन के परिमाण के। यानी अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है तो वही तो दूरी होगी, वही विस्थापन होगा, यानी बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर वस्तु अगर किसी और पथ पर चलती है तो दूरी का मान हमेशा विस्थापन से कैसा होगा, बड़ा होगा। मतलब विस्थापन का मान दूरी से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। यानी विस्थापन दूरी से ज़्यादा नहीं हो सकता, बराबर हो सकता है। ये बात थी अपनी, ये था अपना पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था कि दूरी ग्रेटर देन इक्वल टू विस्थापन का परिमाण। दूसरा मैंने बोला कि गतिमान वस्तु के लिए दूरी का मान हमेशा कैसा होता है बेटा, धनात्मक। लेकिन विस्थापन का मान जीरो भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, और ऋणात्मक भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में दी गई दिशा में आगे जा रही है, यदि कोई वस्तु सीधी रेखा में दी गई दिशा में आगे जा रही है तो किसी भी समय पर उसकी दूरी और विस्थापन का परिमाण हमेशा कैसे होंगे, बराबर होंगे। और बेटा लेकिन विस्थापन का मान ऋणात्मक कब होता है, विस्थापन का मान। देखिए एक बात सुन लेना, मैंने बोला है कि यदि गतिमान स्थिति में वस्तु सीधी दिशा में आगे की तरफ जा रही है तो ही दूरी और विस्थापन बराबर होंगे। यदि गलती से वस्तु सीधी रेखा में जाकर अगर वापस लौटने लग जाए, अगर वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति की तरफ लौटने लग जाए तो ध्यान रहे कि दूरी और विस्थापन कभी बराबर नहीं होंगे। यानी सीधा आगे बढ़ रही है तभी दूरी और विस्थापन क्या होंगे, बराबर होंगे। चौथा पॉइंट बेटा, चौथा पॉइंट क्या है कि जो दूरी है हमारे पास, दूरी, इसके पथ अनंत हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं, अनंत हो सकते हैं। लेकिन जो विस्थापन है इसका पथ कैसा होता है, अद्वितीय होता है। यानी इसका पथ केवल एक ही होता है और वो होता है दो बिंदुओं के बीच में तय की गई सीधी रेखा में दूरी, यानी सबसे कम दूरी, इसी को कहते हैं विस्थापन। तो इस प्रकार दूरी, अच्छा, और दूरी एक क्या है, अदिश राशि है, जबकि विस्थापन एक सदिश राशि है। तो इस प्रकार हम दूरी और विस्थापन में अंतर को समझ सकते हैं। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अगर कोई वस्तु बिंदु ए से x दिशा में चलती है
और इसका मान लिया 8 मीटर है। फिर ये y दिशा में ऊपर की तरफ चलती है और इसका मान 6 मीटर है। तो बताइए इसके लिए दूरी और विस्थापन का मान क्या होगा, a, b और ये क्या है c। तो बेटा मैंने दूरी क्या बोला है, दूरी तो पथ पर निर्भर करती है, यानी तय किए गए पथ की लंबाई दूरी कहलाती है। तो यहाँ से यहाँ तक पथ की लंबाई कितनी हो गई, 8 मीटर प्लस यहाँ से यहाँ तक 6 मीटर, तो तय की गई दूरी आ गई 14 मीटर। ये किसका मान है बेटा, दूरी का। लेकिन विस्थापन क्या होता है, विस्थापन होता है प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की दूरी। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं के बीच की सीधी दूरी, ये है विस्थापन। तो ये क्या है बेटा, विस्थापन। तो विस्थापन किसका मान निकालना है, AC का। तो देखिए बेटा AC, ये पाइथागोरस थ्योरम से ये क्या है बेटा, कर्ण है, ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, लंब है। तो कर्ण स्क्वायर यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 8 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, कितना हो गया 64 प्लस 36 बराबर 100। तो AC बराबर √100 बराबर 10 मीटर, यानी विस्थापन का मान आ गया AC। वेक्टर लगाएंगे बेटा, क्यों, क्योंकि विस्थापन एक सदिश राशि है। इस चैप्टर में सदिश और अदिश भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी सीख लीजिए उसके ऊपर तीर का निशान लगाना, यानी सदिश राशि है। AC वेक्टर का मान आ गया 10 मीटर, जिसकी दिशा किधर होगी, AC की दिशा में होगी। किधर होगी, AC की तरफ होगा विस्थापन, A से C की तरफ। तो इस प्रकार बेटा हम दूरी और विस्थापन ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।